नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। प्रोफेसर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संघ के विचारक हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। नाम है राकेश सिन्हा। 2 दिनों के प्रवास पर नवादा में हैं इन दिनों, और उनका जो 2 दिवसीय प्रवास है उसका मकसद है केंद्र की भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उनके 9 साल के शासनकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाना। कैंपेनिंग का नाम है 9 साल बेमिसाल। इसी अभियान के तहत वो नवादा पहुंचे, कल ही पहुंचे थे, और लगातार वो मेस्कौर, सिरदला, रजौली, नवादा, विभिन्न गांवों में, गोविंदपुर के प्रखंड आदि के गांवों में वो जा रहे हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इस दौरान आज दूसरे दिन उन्होंने नवादा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जो प्रमुखता से बातें कही उसमें एक बात ये थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार की अगर तुलना की जाए तो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के शासनकाल से की जा सकती है, उनके अपने विचारों में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करीब 40 मिनट का वो सवाल जवाब का दौर हुआ, तो एक किस्त में पूरा वीडियो दिखाना संभव नहीं है। ऐसे में मेरा प्रयास होगा कि 3-4 क्लिप उसका हम बना करके हम अपलोड करें और आपको बारी बारी से हर मुद्दे पे हम आपको उनको सुनाएंगे। अच्छे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, आप उनको सुनिए। अलग बात है वो अपनी जिस पार्टी से उस पार्टी का तर्क रखें, लेकिन फिर भी लोगों को सुनना चाहिए। तो चलिए हम पहली किस्त में आपको लिए चलते हैं सर्किट हाउस की ओर और सुनाते हैं कि उन्होंने 9 साल बेमिसाल कैंपेनिंग के तहत क्या कुछ कहा और किस प्रकार नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल की तुलना चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के शासनकाल से की है। चलिए चलते हैं सर्किट हाउस की ओर। एक अपील दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्रेस वार्ता की ओर, सर्किट हाउस नवादा। अब तक के प्रधानमंत्री बड़े लोगों से मिलते थे। नरेंद्र मोदी जी, कोई ऐसा महीना नहीं होता है जब श्रमिकों से और ज़मीन पर पसीना बहाकर भारत का निर्माण करने वाले लोगों से नहीं मिलते। यह जो एक सम्मान के साथ भारत को विकसित करने का जो लक्ष्य है वह 9 साल की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ हम रुकते नहीं हैं। ये उपलब्धियों का दौर और विकास का रथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी निरंतर चलेगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के समानांतर या उससे आगे बढ़ने के संकल्प को पूरा कर पाएगा। इसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृतकाल कहा है। आगे सरकार कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, विचारधारा कोई हो, लेकिन भारत का अमृतकाल बना रहना चाहिए। अगले 100 साल पूरा होने पर भारत दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र के रूप में, सबसे सुरक्षित राष्ट्र के रूप में, सबसे सुसंस्कृत राष्ट्र के रूप में उभरे। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत ही आज के संदर्भ में उपयोगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद भारत की विरासत और संस्कृति को आर्थिक विकास के साथ साथ बराबर का महत्व दिया। जापान और अन्य देशों में जब गए तो उन्होंने भगवत गीता भेज करके कहा इससे बहुमूल्य चीज़ कोई और नहीं। लेकिन विपक्ष की पार्टियां, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां हैं, जो नरेंद्र मोदी हटाओ के नारे के साथ इकट्ठा होना चाहती हैं, लेकिन वास्तव में वे संस्कृति पर कठोराघात कर रही हैं। वह कल की घटना से सामने आता है। गीता प्रेस गोरखपुर, जो हिंदुस्तान में पिछले 100 सालों से भारत की संस्कृति को समृद्ध करने का काम कर रहा है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो सन्यासी की तरह काम करते रहे, जिसने 14 करोड़ 70 लाख धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। कल्याण नाम की पत्रिका गांव-गांव में लोगों तक जाती रही, जिसे स्वयं महात्मा गांधी जिसके प्रशंसक रहे। जब उसे गांधी शांति पुरस्कार मिला तो कांग्रेस ने गीता प्रेस गोरखपुर को मिले गांधी शांति पुरस्कार का विरोध करते हुए गीता प्रेस गोरखपुर को सांप्रदायिक कहा, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला कहा। और विपक्ष की बाकी पार्टियां, जो बिहार की 2 प्रमुख पार्टियां हैं, जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस के इस मत के साथ खड़ी हो गई, जो ये दिखाता है कि विपक्ष पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, जिसके लिए न संस्कृति का महत्व है, न समाज के हाशिए के लोगों का महत्व है। अब तो मैं जिक्र करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का। अब की सरकारें रोटी कपड़ा मकान की बात तो करती थी, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ी हुई बात। भारत के पास 2% जमीन है दुनिया का, और 4% पानी है, और 17% जनसंख्या है।
पहली बार जल शक्ति मंत्रालय बनाकर एक प्रधानमंत्री जी बार बार सांसदों को, विधायकों को, लोगों को, ब्लॉक और जिला के अधिकारियों को एक बार नहीं बार बार याद दिलाते जलाशय का निर्माण कीजिए, जल की परंपरागत सुरक्षा कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने लीक से हटकर शासन किया है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिस कक्ष में रेगिस्तान था वहाँ अगले कुछ वर्षों में इतना बिजली का उत्पादन होगा तो हम चाहें तो पाकिस्तान के प्रत्येक परिवार को बिजली देने में सिर्फ कक्ष के बिजली उत्पादन से संभव होगा। तो जो चीज़ें हमारे लिए बेकार थी उसको प्रधानमंत्री जी ने आकार दे दिया। जो चीज़ें, जो बातें हमारी सक्षमता से बाहर थी उसको सकारात्मक रूप से हमारे सामने चुनौती के रूप में, समाधान के रूप में खड़ा कर दिया। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री जी के सोच को दिखाता है। आज मैं भगवानपुर की एक सीता देवी जी से बात कर रहा था। उनके चेहरे पर शौचालय के नाम पर खुशी आई। हम सब कल्पना कर सकते हैं महिलाएं जब शौच के लिए जाती थी और अपनी इज्जत के साथ शौच उनके लिए चुनौती होती थी। शौचालय 11 करोड़ से अधिक देना, 4 करोड़ से अधिक घर देना, 44 करोड़ से अधिक जनधन योजना बनाना, पूरी व्यवस्था से बिचौलियों को समाप्त कर देना। जब हमारे आपके पास पैसा मिलता था तो उस पैसे का कमीशन लेने वाले बिचौलियों की एक पंक्ति होती थी। पैसा हमारा, देने वाली सरकार और बीच में बिचौलिए, एक बिचौलिया बीच में नहीं है। और जहाँ कहीं भी न्यूनताएं हैं केंद्र सरकार को पता चलती हैं, निदान करती हैं। यदि कुछ न्यूनताएं हैं तो राज्य सरकारों की उस आलस्य के कारण, प्रशासनिक अकुशलता के कारण। एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है देश में लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भाषण में जाकर भारत की भर्त्सना करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। और संसद में बैठकर प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देना, नारे लगाते रहना राज्यसभा में, और नारा लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के प्रतिबंध के बाद उसका अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से उसका वीडियो बनाना, उसको सोशल मीडिया पर डालना। क्या विपक्ष चाहती है कि अब नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से आज़ादी उसकी पूरी नहीं होती है? क्या नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है तुम्हारी कब्र खोदेगी, तो कब्र खोदने की आज़ादी चाहते हैं? तो राहुल गांधी जो विदेशों में कर रहे हैं वो भारत की प्रतिष्ठा पर आंच लगा रहे हैं कि वहीं अमेरिका कह रहा है। पहली बार अमेरिका ने बयान में कहा भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है। जब देश समृद्ध होता है, नेतृत्व सशक्त होता है और रास्ता एक रथ की तरह रास्ते पर हम दौड़ते हैं तो दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसका एक बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो वहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीय ही नहीं, वहाँ के व्यवसायी, वहाँ के राजनेताओं के आकर्षण के केंद्र बनते हैं। और कल योग दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने पतंजलि के उस योग को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। जब संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर आए तो 177 देशों ने भारत के समर्थन में हाथ उठाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में टेलीविज़न चैनल पर हम योग को सांप्रदायिक है कि धर्मनिरपेक्ष है इस पर बहस करते हैं। ठीक तरह से मोटा अनाज, जिसको प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहा है, जो कभी गरीब गुरुओं का भोजन समझा जाता था, लेकिन उस अनाज से स्वास्थ्य सबसे अधिक संवर्धित होता है। उस श्री अन्न का इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर प्रस्ताव पारित करना भारत की दुनिया की राजनीति में, दुनिया के दृष्टिकोणों में बढ़ती हुई भूमिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है, जो आधुनिक भारत के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी की यह उपलब्धियाँ, उनका पसीना बहाना, उनका पराक्रम और जनता से जुड़ना, श्रमिक के जो मंदिर का निर्माण किए काशी में, श्रमिक जो संसद बनाए, उनको पहली पंक्ति में रिपब्लिक डे में बैठाना, उनके पाँव को धोना, उनके साथ भोजन करना, यह सांकेतिक नहीं है, यह एक संदेश है कि डिग्निटी ऑफ लेबर को हम नहीं मानते, हम डिग्निटी ऑफ लेबर मानते हर व्यक्ति का श्रम किया हुआ महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी की तुलना यदि मैं कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य का शासन था, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई तुलना हो सकती है तो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य से ही हो सकती है।